स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी वर्ल्ड में। तो दोस्तों आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो होगा फर्स्ट ईयर का सेमेस्टर 2 और उस बुक का नाम है इन्वायरमेंटल साइंस, जिसको हिंदी में पर्यावरण अध्ययन कहते हैं। ठीक है, और इसका जो यूनिट 1 है उसमें से चैप्टर 1 वो पढ़ने वाले हैं हम लोग, और उस चैप्टर का भी नाम पर्यावरणीय अध्ययन ही है। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल स्टडी वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बिना देर करते हुए अपना हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं चैप्टर का नाम है पर्यावरण अध्ययन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पर्यावरण का डेफिनेशन। तो पर्यावरण शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, परि प्लस आवरण, जिसका अर्थ क्या होता है, हमारे चारों तरफ का आवरण। यानी कि हम जिस वातावरण में रहते हैं, ठीक है, हमारे चारों तरफ में जितने भी वस्तु है, चाहे वो मानव द्वारा निर्मित किए गए हो चाहे वो प्रकृति द्वारा निर्मित किए गए हो, वे सभी मिलकर के पर्यावरण का अध्ययन करते हैं। जैसा कि अगर आप लोग अपने घर से बाहर निकल के अगर आप सड़क पे चलोगे, आप जैसे कि सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाते हो या कभी स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, तो उस रास्ते में पड़ने वाली हर एक वो चीज़, सड़क, जितने भी मकाने हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पक्षी, साइकिल, कारें, ये सब मिल करके एक पर्यावरण का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो परि प्लस आवरण, इसका अर्थ क्या होता है, हमारे चारों तरफ का आवरण। ठीक है, यानी कि हमारे चारों तरफ जितने भी घिरी हुई चीज़ें हैं वे सभी हमारे चारों ओर का पर्यावरण जिसमें हम लोग रहते हैं। ठीक है, जितने भी वातावरण है जिसमें हम लोग रह रहे हैं, तथा अन्य जीवधारी, जितने अन्य जीवधारी है यानी कि हम मनुष्य और जितने भी जीव जंतु हैं, वे लोग मिल करके पर्यावरण का निर्माण करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इन्वायरमेंट शब्द जो है वो फ्रेंच भाषा के इन्वायरनर शब्द से बना है। ठीक है, और इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है पारिस्थितिकी। ठीक है, पारिस्थितिकी या प्रकृति, यानी कि प्रकृति में जितने भी चीज़ें हैं वे सभी क्या है, पर्यावरण है। अब देखते हैं हम लोग, ये तो हम लोगों ने अपने द्वारा जितने भी हम लोगों ने पढ़ा, जितने भी बोलचाल के भाषा में ये बातें समझने की कोशिश की कि पर्यावरण का अर्थ होता क्या है। अब हम लोग जान लेते हैं कि भूगोल में और विद्वानों के द्वारा पर्यावरण को क्या परिभाषा दी गई है। तो चारों ओर उन बाहर दशाओं का योग, यानी कि हमारे चारों ओर जितने भी बाहरी आवरण जितने भी हैं वे सभी उनके योग, और जिसके अंदर एक जीवन अथवा समुदाय रहता है, यानी कि जिसके अंदर, यानी कि जिस वातावरण के अंदर कोई भी जीवन, चाहे वो मनुष्य का हो चाहे वो जंतु का हो, वो समुदाय किसी का भी हो, रहता है, या कोई वस्तु रहती है, या कोई भी वस्तु, जैसे कि कोई भी निर्जीव वस्तु हो गई, पेड़ पौधे तो हो ही गए, और सड़क भी हो गई, ये सभी मिल करके क्या करती हैं, पर्यावरण का निर्माण करती हैं। ठीक है, पर्यावरण में जैसे वायु होते हैं। ठीक है, वायु के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जल होता है, पेड़ पौधे, मृदा होती है, और ये सब हो गया प्राकृतिक चीज़ें। फिर उसके बाद आप मानव निर्मित में आ जाओ, जैसा मैंने आपको बताया, सड़क होता है, मकान होती है, फिर उसके बाद बड़े बड़े पुल, ब्रिजेस, ये सब होते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि पर्यावरण का महत्व क्या होता है। पृथ्वी पर जीव जंतुओं का अस्तित्व पर्यावरण पर ही आधारित है, यानी कि जो पृथ्वी पर वो जीव जंतु यानी कि हम लोग जो रहते हैं, हमारा अस्तित्व किस पर निर्भर करता है, वह निर्भर करता है पर्यावरण पर। ठीक है, पर्यावरण के कारण ही, ठीक है, इसके कारण ही पर्यावरण जो है हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यानी कि हमारा अस्तित्व जब पर्यावरण से है, तो यानी हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में पर्यावरण का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होगा। ठीक है, इसके महत्वों को हम लोग पॉइंट वाइज देख लेते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं।
पर्यावरण जीवन के आधार के रूप में, जैसे कि मैंने आपको बताया, पर्यावरण जो है किसी भी जीव जंतु का एक जीवन का आधार है। कैसे? पर्यावरण धरती के जीवन का आधार है। पृथ्वी पर जीवन की कल्पना जो है वो पर्यावरण के बिना नहीं की जा सकती है, क्योंकि पर्यावरण के द्वारा ही इस पृथ्वी पे एक पुष्प भी खिलता है और एक मनुष्य या एक जीव जंतु की जो श्वास है वो भी चलती है। ठीक है, वायु भी पर्यावरण के अंतर्गत ही आता है, जो कि मनुष्य और अन्य जीव जंतु लेते हैं, जिनसे उनके जीवन जो है वो चलती रहती है। फिर इसी तरह अगर पर्यावरण नहीं हो तो जो मनुष्य भोजन कहाँ से लेंगे? अगर वो पर्यावरण सही नहीं होगा तो फिर भूमि अगर बंजर हो जाएगी तो फिर भोजन कहाँ से होगा? तो ये सब के लिए पर्यावरण जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। नेक्स्ट है पर्यावरण विकास के मूल रूप में। ठीक है, जो पर्यावरण है वो विकास का यानी कि डेवलपमेंट का एक मूल रूप है। ठीक है, पृथ्वी और इस पे रहने वाले प्राणियों का विकास जो है वो पर्यावरण के द्वारा ही हो सकता है। इसके द्वारा ही मनुष्यों को सुविधाएं मिल पाती हैं, क्योंकि पर्यावरण में जो प्रकृति होती है उसके द्वारा मनुष्य क्या करते हैं, अपना एक तो प्राकृतिक संसाधन भी लेते हैं और मानव निर्मित संसाधन भी हमें प्रकृति के द्वारा ही मिलती है। जैसे कि हमें लकड़ियाँ पेड़ों से मिलती हैं, जो कि प्रकृति की देन है। ठीक है, पर्यावरण की देन है। और हमें इसी से पलंग या चौकी जिस पे हम लोग सोते हैं या फिर बैठने की कुर्सियाँ, ये सब भी हमें प्रकृति से ही मिलती है। भले ही वो मानव निर्मित करते हैं, लेकिन वो आता कहाँ से है? प्रकृति के मूल रूप से ही आता है। नेक्स्ट है विश्व के जलवायु परिवर्तन के रूप में। पर्यावरण जलवायु परिवर्तन का एक मुख्य कारण है। ठीक है, विश्व में जलवायु में तेजी से परिवर्तन हो रहा है, जिसका कारण ये हो रहा है कि ध्रुव क्षेत्र जो है, जहाँ पे हमेशा बर्फ़ बिछी रहती थी सालों तक, वहाँ पे बर्फ़ जो है वो पिघलने लगा है। समुद्री जल जो है, ठीक है, उसका स्तर बढ़ने लगा है, क्योंकि बर्फ़ पिघल रही है तो वो जल समुद्र में जा रहा है और वो जल स्तर जो है उसको बढ़ा रहा है। तो कहीं कहीं पे ये हो रहा है कि कहीं पे सूखा हो जा रहा है, जो भूमि है वो बंजर हो जा रही है, जिसके कारण फसलें नहीं उग पा रही हैं। तो पर्यावरण जो है वो जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है, जिसका जो कारण है वो मुख्यतः मनुष्य है। ठीक है, अपनी गलतियों के कारण पर्यावरण की जो जलवायु परिवर्तन है वो मनुष्यों के कारण हो रहा है। नेक्स्ट है प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के रूप में। पृथ्वी पे तरह तरह के खनिज, ऊर्जा के विभिन्न स्रोत तथा अन्य संसाधन उपलब्ध हैं। ठीक है, जो कि मानव और जंतु समाज को सुविधा प्राप्त कराती हैं। जो प्रकृति है, ठीक है, वो उसने क्या किया, पृथ्वी पे बहुत तरह के खनिज लवण जो है, फिर ऊर्जा के जैसे कि बहुत सारी गैस, फिर अन्य संसाधन में जैसे लकड़ियाँ हो गए, फिर उसके बाद आपका पेट्रोलियम हो गया, ये सभी चीज़ें पृथ्वी पर उपस्थित है, जो कि पर्यावरण की देन है। ठीक है, और जो पर्यावरण है वो प्राकृतिक संसाधन जो है वो खुद के संसाधन का संरक्षण भी करती है। अगर कहीं पे ज़्यादा उष्ण हो जाता है, ठीक है, गर्मी आ जाती है, तो वहाँ पे वर्षा करके उस जगह को फिर से संतुलित करती है, वहाँ के वातावरण को फिर से संतुलित करती है। लेकिन अगर यही गलतियाँ अगर मनुष्य बार बार करते रहे, तो जिसके कारण अभी ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ठीक है, जलवायु परिवर्तन हो जा रहा है, ये सब इसी के कारण है। ठीक है, तो इसीलिए कहीं कहीं पे ज़्यादा भूकंप आ जाता है, तो कहीं बाढ़ आ जाती है। तो ये सब कारण जलवायु परिवर्तन का ही है, जिसके लिए जो प्राकृतिक संसाधन है वो भी नष्ट हो जाते हैं और फिर पर्यावरण भी बदलते रहता है। फिर नेक्स्ट है पर्यावरण प्रबंधन के रूप में। पर्यावरण जो है वो यानी कि पर्यावरण जो है वो प्रबंधन भी करती है अपना खुद का। ठीक है, पर्यावरण प्रबंधन भी जो है वो पर्यावरण ही करती है। जैसे कि अभी मैंने आपको जस्ट पहले बताया उदाहरण में क्या, कि जब ऊष्मा ज़्यादा हो जाती है किसी किसी स्थान पे, तो वहाँ पे वर्षा कर देती हैं। फिर इसी तरह बहुत सारे कहीं पे फिर अगर ज़्यादा सूखा आ जाता है
तो वहाँ की फिर मृदाओं के लिए फिर वर्षा होती है। तो ये सब पर्यावरण ही अपने पर्यावरण को संतुलित करने के लिए करती है। अब हम लोग देखते हैं पर्यावरण का जो विषय क्षेत्र है वो कहाँ तक है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन का विषय क्षेत्र अत्यंत व्यापक और विस्तृत है। जैसा कि पर्यावरण जो है वो खुद में तो जुड़ा हुआ है ही। ठीक है, जैसे अभी हम लोग आगे पढ़ते हैं, जैसे कि इसके अध्ययन में प्रमुखता के साथ साथ जीवमंडली और संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, पारिस्थितिकी तंत्र का भी अध्ययन किया जाता है। अब हम बताते हैं कैसे। देखिए, पर्यावरण तो एक हो गया खुद में, जैसे हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो पर्यावरण का अध्ययन कर रहे हैं कि हाँ इसमें प्रकृति होती है, मानव द्वारा भी किया जाता है। तो पर्यावरण भौतिक को भी प्रभावित करता है। ठीक है, फिर उसके बाद जीव जंतु को भी प्रभावित करता है, तो इसलिए ये जीवमंडल में भी आ जाता है। फिर उसके बाद फिर ये जलमंडल को भी प्रभावित करता है, यानी कि पृथ्वी पे जितने भी मंडल हैं, ठीक है, और जितनी तरह के भी कहा जाए कि परिस्थितियां हैं, वे सभी को प्रभावित करती है पर्यावरण। यहाँ पे देखते हैं, पृथ्वी स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल से मिलकर बनी है। ठीक है, पृथ्वी 3 मंडलों से मिलकर बनी है। स्थल यानी कि भूमि, जल मंडल यानी कि जल समुद्र, और वायुमंडल यानी कि जिसको हम श्वास में लेते हैं। पृथ्वी की जो मोटी परत है, ठीक है, पृथ्वी की जो मोटी परत है, एक सेकंड, मोटी परत ही मूल आधार प्रदान करती है। ठीक है, पृथ्वी को जो उसकी मोटी परत जो है वो पृथ्वी को मूल आधार प्रदान करती है। पृथ्वी पर प्राप्त इन्हीं जीव समूहों को जीवमंडल कहते हैं, यानी कि ये सभी तीनों मिल करके पृथ्वी बनाते हैं। और इसकी मोटी परत जो है उससे क्या होता है, अनाज उगाए जाते हैं, जीव जंतुओं को खाना मिलता है, फिर जितने भी पारिस्थितिकी तंत्र है ये सभी इन्हीं से प्रभावित होती है। और ये सभी क्या मिल करके क्या बनाते हैं, जीवमंडल बनाते हैं, जहाँ पे जीव जंतु रहते हैं। यहाँ पे देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र को 3 भागों में मुख्यतः बांटा गया है। पहला है पर्यावरण और मानव, यानी कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, पर्यावरण के साथ ज़्यादा जुड़े हुए कौन है, मानव। यानी कि पर्यावरण और मनुष्य का संबंध बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठ है, यानी कि एकदम बेस्टी टाइप, बेस्ट फ्रेंड। पर्यावरण के बिना मनुष्य के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। जैसे कि हम लोगों ने शुरू में ही पढ़ा कि पर्यावरण ही मनुष्य के जीवन का आधार है। इस कारण पर्यावरण को मानव पर्यावरण भी कहते हैं, यानी कि जो पर्यावरण है इसे हम लोग मानव पर्यावरण भी कहते हैं। यानी कि पर्यावरण द्वारा जितनी भी चीज़ें वस्तुएं हैं वे मुख्यतः रूप से देखा जाए तो मनुष्य ही उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, संसाधनों के रूप में। नेक्स्ट है हमारा पर्यावरण ह्रास तथा प्रदूषण एवं पारिस्थितिकी तंत्र, यानी कि प्रकृति ही मानव का पर्यावरण तथा उसके संसाधनों का भंडार है। ठीक है, पर्यावरण में ह्रास और प्रदूषण, वृद्धि और पारिस्थितिकी असंतुलन स्वाभाविक हो गया है। इसका समाधान भी इसी अध्ययन के अंतर्गत आता है। यानी कि पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, जैसे कि अभी हम लोगों ने पर्यावरण और मनुष्य को पढ़ा, तो इसी प्रकार पर्यावरण ह्रास जो हो रहा है, प्रदूषण जो हो रही है, और पारिस्थितिकी तंत्र पे क्या प्रभाव पड़ रहा है इसका, इस सभी का भी अध्ययन हम पर्यावरण के अंतर्गत ही करते हैं। प्रकृति ही जो है वो मानव का पर्यावरण और उसके संसाधनों का भंडार है। यानी कि जो प्रकृति है वही क्या कर रही है, यानी कि जो मनुष्य जिस पर्यावरण का उपयोग करता है वो, और संसाधन जिससे बनते हैं वो सबका भंडार क्या है, प्रकृति है। तो पर्यावरण में जितने भी ह्रास हो रहे हैं, प्रदूषण जितने भी बढ़ रहे हैं, और जो पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित कर रही है, यानी कि उसे असंतुलित कर दे रही है, ये सभी क्या हो रहा है, इसकी जो स्टडी होती है वो भी पर्यावरण के अंतर्गत ही होती है। और इन सभी प्रॉब्लम्स को, यानी कि इन सभी समस्याओं को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इसका समाधान कैसे निकाले, इसका अध्ययन भी इसी के अंतर्गत किया जाता है। पर्यावरण प्रबंधन, नेक्स्ट है
पर्यावरण प्रबंधन। हम लोगों ने पहले पढ़ा कि मनुष्य के साथ कैसे इसका संबंध है, फिर कैसे पर्यावरण पे प्रभाव पड़ रहा है ये सभी बदलते माहौल में, और नेक्स्ट है अब जब ये प्रभाव पड़ रहा है फिर पर्यावरण असंतुलित हो गया तो इस पर्यावरण को फिर से प्रबंधित कैसे करें, इसका अध्ययन भी पर्यावरण के अंतर्गत ही आता है। तो पर्यावरण के संरक्षण का अध्ययन भी इसी से जुड़ा हुआ है। ये अध्ययन अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जिस संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं हम यही चाहेंगे कि हमारे आगे आने वाली जितनी भी भावी पीढ़ियां हैं वे सभी भी इस संसाधनों का की बहुत सुगमता से इसका प्रयोग कर सके। ठीक है, तो अगर हम ये चाहते हैं तो हमें ये भी देखना होगा कि हम इस तरह इन संसाधनों का प्रयोग करें कि जो हमारे आगे आने वाली पीढ़ियां हैं उन्हें इनकी कमी महसूस ना हो और वो भी इन संसाधनों का प्रयोग कर सकें। अब हम लोग देखते हैं संपोषित विकास किसे कहते हैं, जो कि VVI है। भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमताओं, ठीक है, और उसको ह्रास किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूर्ति करना ही संपोषित विकास है। जैसे कि मैंने बताया कि भावी पीढ़ियां जो आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उन सभी की जितनी भी आवश्यकता है यानी कि संसाधनों की को उपयोग करने की आवश्यकता, उसको पूरा करने की क्षमता जो है उसको ह्रास किए बिना यानी कि उसको नष्ट किए बिना जो वर्तमान पीढ़ी है यानी कि जो हम लोग हैं, जो हमारे जितने भी हमारी पीढ़ियां हैं, ठीक है, उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करना ही संपोषित विकास है। यानी कि ऐसा विकास हो जिसमें किसी भी प्रकार की संसाधनों से विमुख ना होना पड़े, उसको क्या कहते हैं, संपोषित विकास कहते हैं। अर्थात संसाधनों का उपयोग आगे आने वाली पीढ़ियों को सोच समझ के करना चाहिए। ठीक है, संपोषित विकास को सुस्थिर विकास, संघृत विकास, प्रतिपलीनीय विकास आदि नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, यानी कि सुस्थिर विकास यानी कि ऐसा विकास जो कि स्थिर हो, अच्छा स्थिर हो। फिर संघृत विकास भी उसी ही कहते हैं। चलिए, तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो पर्यावरण अध्ययन पे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे इस चैनल से जुड़े रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।